Hey everyone, welcome back. So in this video, we are going to start with the next series of MCQs. That is, we are going to start with question number 51. In the previous video, we have done question 1 to 50. The link is there in the description box below. So let's begin quickly. Question 51. What are the elements of delegation? Delegation के elements कौन से होते हैं? The answer is responsibility, authority and accountability. Right? If you remember, ये grid होता है. There is responsibility, authority and accountability. ये होते हैं delegation के elements. यानी कि अगर हम किसी पर्सन को अपना काम डेलीगेट करते हैं तो हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि काम करना है, हम उसे अथॉरिटी देते हैं कि पावर्स टू डू द वर्क, और हम उसे अकाउंटेबिलिटी भी देते हैं. दैट मीन्स दैट पर्सन इज नाउ आंसरेबल फॉर दैट टास्क. इसे कहते हैं डेलीगेशन. राइट? ऑप्शन बी, सी एंड डी आर दी रॉन्ग आंसर्स. क्वेश्चन 52. द एक्सटेंट टू विच द पावर एंड अथॉरिटी आर रिटेन्ड एट टॉप. की सारी पावर और अथॉरिटी एक ऊपर टॉप के पास ही है, नीचे कोई पावर या कोई अथॉरिटी नहीं है. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन. यानी कि सारी पावर सेंट्रल है, एक ही पर्सन के पास है. दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. डैश डील्स विद अपॉइंटिंग पीपल एंड प्लेसिंग देम एट द अप्रोप्रिएट जॉब्स. कौन सा टास्क है जो लोगों को अपॉइंट करता है और उन्हें प्लेस करता है उनकी जॉब पे? द आंसर इज स्टाफिंग. द आंसर इज नॉट ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ अपॉइंटमेंट और प्लेसिंग नहीं करता. ह्यूमन रिसोर्स इज अ मच ब्रॉडर टर्म. उसमें हम ट्रेनिंग, डेवलपमेंट सब कुछ करते हैं. बट स्टाफिंग में इट्स ओनली अबाउट फाइंडिंग द पीपल एंड प्लेसिंग देम ऑन द राइट जॉब. द आंसर इज सी, स्टाफिंग. 54. द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ MBO. MBO क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. इसका मतलब होता है कि जब भी हम अपने ऑब्जेक्टिव, जब भी मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं तो मैनेजर्स को और सबॉर्डिनेट्स को मिल के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना चाहिए. इसे कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शंस आर कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, रेजिस्टेंस अगेंस्ट न्यू एंट्रेंस के लिए, मोटिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, या रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए. द आंसर इज टू इंक्रीज द एम्प्लॉय मोटिवेशन. क्योंकि जब एम्प्लॉय को गोल सेटिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा तो वो मोटिवेट होते हैं टू अचीव दोज टारगेट्स. द आंसर इज इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन. फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन ग्रुप्स जॉब्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. जब हम फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं? वी डू देम ऑन द बेसिस ऑफ टास्क. जब टास्क के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं तो उसे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं. टेरिटरीज नहीं होती हैं, प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, कस्टमर्स नहीं होते हैं. इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टास्क. सुपरवाइजर इज द अनदर नेम फॉर होम. सुपरवाइजर को क्या कहेंगे? टीम लीडर, मिडिल लेवल, फर्स्ट लाइन या टॉप मैनेजर? द आंसर इज फर्स्ट लाइन मैनेजर. फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वो होते हैं जो कि वर्कर्स के साथ डील करते हैं. ये डायरेक्टली वर्कर्स के साथ डील करते हैं. तो सुपरवाइजर्स किसे सुपरवाइज करेंगे? वर्कर्स को. इन्हें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं. द आंसर इज सी. Which of the following is true concerning technical and managerial skills? Now this question comes from the skills of the manager. Manager के पास 3 skills होनी चाहिए: technical skills, managerial skills and human skills. ये 3 skills होती हैं. Now see, human skills and technical skills remain equally important. क्या ये equal important है हर level पे? Okay. Option B. Technical skills remain necessary but human skills decrease. क्या human skills decrease करती जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं. This is a clearly wrong answer. ह्यूमन स्किल्स तो हर लेवल पे रिक्वायर्ड होती हैं. ऑप्शन सी. ह्यूमन स्किल्स रिमेन नेसेसरी बट टेक्निकल स्किल्स डिक्रीज एज द मैनेजर मूव टू हायर लेवल. येस, दैट्स द आंसर. जैसे जैसे हम हायर लेवल पे चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, इनको टेक्निकल स्किल्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये लोग टेक्निकल काम नहीं करते हैं. इनका काम मेन मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है. सो टेक्निकल स्किल्स डिक्रीज करते रहते हैं एज द मैनेजर्स मूव टू हायर लेवल. दैट्स द आंसर. एनी हाउ ऑप्शन डी क्या है? बोथ ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स डिक्रीज. अगेन अ रॉन्ग आंसर. ह्यूमन स्किल्स आर रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल. ऑप्शन ए इज ऑल्सो नॉट द आंसर क्योंकि टेक्निकल स्किल्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं हर लेवल पे. टेक्निकल स्किल्स लोअर लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और हायर लेवल पे कम इंपॉर्टेंट होती हैं. द आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 58. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग डैश रेफर्स टू. ये हमें बताना है किसकी डेफिनेशन है. नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ द नॉलेज दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अबाउट दोज कंपोनेंट्स. यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं और इनके बारे में हमें कितनी नॉलेज है. ये किसकी डेफिनेशन है? दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे उतना कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होता है. दिस इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ
complexity. This is the definition for that. Next question. A manager resolving conflict among organizational member is performing what function? अगर मैनेजर और मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहा है तो वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? कंट्रोलिंग का, कमांडिंग का, डायरेक्टिंग का या लीडिंग का? कंट्रोलिंग तो नहीं कर रहा है. कंट्रोलिंग इज चेकिंग द परफॉर्मेंस. कमांडिंग भी नहीं, कमांडिंग में मतलब इंस्ट्रक्शंस देना. डायरेक्टिंग भी नहीं, डायरेक्टिंग में होता है गाइडेंस देना. कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर रहा है तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ लीडिंग. वो लीड कर रहा है. ही इज एक्टिंग एज अ लीडर रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स. द आंसर इज डी. अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग ने जो 10 रोल्स ऑफ मैनेजर्स दिए हैं, द डैश रोल आर दोज दैट इन्वॉल्व पीपल. कौन से रोल हैं जो पीपल को इन्वॉल्व करते हैं और बाकी ड्यूटीज़? अगर पीपल वर्ड आ गया है द आंसर इज इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल मतलब होता है वन पर्सन टू अनदर. मैनेजर को के बहुत सारे रोल्स में ऐसा भी होता है कि उसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है. सो द आंसर इज बी, इंटरपर्सनल रोल. Hawthorne studies were a series of early experiments that focused on Hawthorne studies. Remember Elton Mayo ने Hawthorne experiments किए थे. इन्होंने human relations movement दिया था. ये कौन से experiments? ये experiments किस चीज़ पे फोकस करते हैं? ये experiment फोकस कर रहे थे behavior in the workplace. ये देख रहे थे कि workplace में human beings कैसे behave करते हैं. So Hawthorne studies focused on behavior in the workplace. Question 62. When Usman let's say is a manager, decides to deploy employees to another department that is lagging behind in production. उस्मान ने डिसाइड किया कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम अच्छे से नहीं हो रहा तो वहाँ से कुछ एम्प्लॉयज़ को लेके जा रहा है. तो वो कौन सा फंक्शन अपना प्ले कर रहा है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है? ही इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ रिसोर्स अलोकेटर. वो रिसोर्सेज को अलोकेट कर रहा है. कहाँ पे कौन से रिसोर्स की ज़रूरत है? ही इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ रिसोर्स अलोकेटर. स्पोक्स पर्सन का रोल नहीं है, नेगोशिएटर का रोल नहीं है, लीडर का रोल नहीं है. यहाँ पे वो रिसोर्स अलोकेटर का रोल प्ले कर रहा है. 63. इन मैस्लोज नीड हायरार्की, मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट कौन सी टाइप ऑफ नीड है? हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्या फिजियोलॉजिकल, क्या बेसिक नीड है? बिल्कुल भी नहीं. ये एस्टीम, मेरी स्टीम नीड है? बिल्कुल भी नहीं. क्या ये सोशल नीड है? नहीं. इट इज़ अ सेफ्टी नीड. ये एक सिक्योरिटी या फिर एक सेफ्टी नीड है कि मेरा वर्क एनवायरनमेंट हेल्दी है. 64. Which of the following is the final step in decision making? Decision making में final step क्या होता है? Identifying the problem? No. Evaluating the decision's effectiveness? Okay. Identifying the decision criteria? No. Selecting the alternatives? No. जब हम लास्ट में डिसीजन ले चुके हैं तो उसको इवेल्युएट करना कि क्या ये डिसीजन सही है या नहीं, दैट इज़ द फाइनल स्टेप इन डिसीजन मेकिंग. सो इवेल्युएटिंग द डिसीजंस इफेक्टिवनेस. 64 का आंसर इज बी. SWOT अप्रोच. SWOT किसका फुल फॉर्म है? द आंसर इज सी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. दैट स्टैंड्स फॉर SWOT. An office supply firm that has 3 departments on the basis of retail, wholesale and government customers. यानी कि एक ऑफिस ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई को 3 डिपार्टमेंट्स में किया हुआ है. एक रिटेल कस्टमर्स, होलसेल कस्टमर्स और गवर्नमेंट कस्टमर्स. तो ये किस टाइप का डिपार्टमेंटलाइजेशन है? दिस इज डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर. कस्टमर के बेसिस कि रिटेल का कस्टमर आएगा तो उसे ऐसे डील करना है, होलसेल को अलग से और गवर्नमेंट कस्टमर्स को अलग से. सो डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स. Question number 67. Which of the following scientist is most closely related to Hawthorne studies? Hawthorne studies किसने करे थे? Elton Mayo. The answer is B, Elton Mayo. 68. Activities such as visiting to dinner, attending ribbon cutting ceremonies, ये कौन से रोल में आता है? So मैनेजर को जब, क्योंकि वो मैनेजर है उसे ये काम करना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में आया है तो उसे ग्रीट करना है, रिबन कटिंग सेरेमनी में जाना है, ये कौन सा रोल होता है? दिस इज़ अ रोल ऑफ अ फिगर हेड. फिगर हेड मतलब क्योंकि वो मैनेजर है तो वो ऐसे टास्क करेगा. सो द आंसर इज सी, फिगर हेड. अ स्किल और कैपेबिलिटी दैट इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंसीव ऑफ एंड इम्प्लीमेंट इट स्ट्रैटेजी. ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्किल या उसकी अपनी कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्ट्रेंथ. कीप इन माइंड, स्ट्रेंथ यानी कि जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें और इंटरनल होती हैं, उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं. वीकनेस होता है इंटरनल है लेकिन नेगेटिव है. अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिव होता है लेकिन एक्सटर्नल है, ये बाहर होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होती हैं. सिमिलरली थ्रेट नेगेटिव फैक्टर है और ये भी एक्सटर्नल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है. यहाँ पे स्किल और कैपेबिलिटी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की स्किल और कैपेबिलिटी की बात की है. सो दिस इज स्ट्रेंथ. द आंसर इज ए, स्ट्रेंथ. Question number 70.
When a call center manager spends much of their time monitoring the customer calls, giving the employees feedback on how to improve their dialogue with customers in future, तो मैनेजर कौन सी स्किल्स पे फोकस कर रहा है? जब मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को ये सिखा रहा है कि काम कैसे करना है, कस्टमर्स को डील कैसे करना है, फीडबैक कैसे देना है, डायलॉग उनके इम्प्रूव कर रहा है, तो वो कौन से काम कर रहा है? वो टेक्निकल स्किल्स पे फोकस कर रहा है. टेक्निकल क्या होता है? समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वर्क. सो हियर द मैनेजर इज डूइंग दैट वर्क ओनली. वो अपने एम्प्लॉयज़ को टेक्निकल काम सिखा रहा है. सो इट इज़ अ टेक्निकल स्किल दैट ही इज फोकसिंग ऑन. द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. पहले प्रॉब्लम क्या है हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसे स्टडी करेंगे, फिर हम ऑल्टरनेटिव्स निकालेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे, वेट्स देंगे और फिर डिसीजन लेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. 72 अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक. अगेन टेक्स्ट बुक में लिखा है बिकॉज मैनेजर्स कैन नॉट पॉसिबली एनालाइज ऑल द इन्फॉर्मेशन. क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो, तो मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर्स दे सैटिस्फाइज रादर देन मैक्सिमाइज. अब क्योंकि आपको पता है मैनेजमेंट डील्स विद मैन, लोगों के साथ हम डील करते हैं, तो हम मैक्सिमम रिजल्ट्स तो कभी भी नहीं दे सकते. वी कैन नॉट हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन. तो हम कोशिश करते हैं कि हम सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स दें रादर देन मैक्सिमम रिजल्ट्स. सो मैनेजर्स सैटिस्फाइज रादर देन मैक्सिमाइज. दैट इज द आंसर. 73 डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ मैटर ऑफ डैश एंड देयर एप्लीकेशन इज अ मैटर ऑफ. सो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डिराइव करना एक साइंस है, लेकिन उसे अप्लाई करना एक आर्ट है. सो द आंसर इज डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ मैटर ऑफ साइंस. साइंटिफिकली हमने डिराइव किए हैं प्रिंसिपल्स, लेकिन इसे अप्लाई करना ये हर पर्सन की अलग अलग स्किल पे डिपेंड करता है. सो इट्स एन आर्ट. 74 प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट ऑफिस, जहाँ पे डिस्पैच क्लर्क वर्क होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है. डिवीजन ऑफ वर्क इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू लिमिटेड कंपनी, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. ये कौन सी क्वालिटी को हाईलाइट कर रहा है? ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कौन सी क्वालिटी को हाईलाइट कर रहा है? सी क्वेश्चन को समझिए. लिखा है कि डिवीजन ऑफ वर्क जो एक प्रिंसिपल है, हमें पता है हेनरी फोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. तो डिवीजन ऑफ वर्क गवर्नमेंट ऑफिस में भी एप्लीकेबल है, जहाँ पे सारा ऐसा टास्क होता है, क्लरिकल वर्क होता है. और ये डिवीजन ऑफ वर्क लिमिटेड कंपनीज में भी एप्लीकेबल है, जहाँ पे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस. तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा क्वालिटी को हाईलाइट कर रहा है? इट इज़ हाईलाइटिंग द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. ये कहता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर जगह एप्लीकेबल हैं, वेदर इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी और इट्स अ लिमिटेड कंपनी, दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल. सो इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली बिफोर फाइंडिंग आउट द आंसर. 75 क्वेश्चन. एम्प्लॉयज़ डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन. ठीक है, एम्प्लॉयज़ को फेयर और जस्ट रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए. बट व्हाट इज़ जस्ट? बट जस्ट क्या है, फेयर क्या है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, राइट. दे इंक्लूड, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉई, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, प्रिवेलिंग वेज रेट, इन सब पे डिपेंड करता है. इस स्टेटमेंट से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा क्वालिटी हाईलाइट होता है? अगेन रीड द क्वेश्चन. एम्प्लॉयज़ डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन. अब ये भी एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, हमें पता है 14 प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल ये भी है रेम्यूनरेशन, कि एम्प्लॉयज़ को फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए. लेकिन फेयर क्या है? क्या फेयर मतलब कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए? ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे. तो इस स्टेटमेंट से मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स की कौन सी क्वालिटी हाईलाइट होती है? इससे हाईलाइट होती है दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक जनरल गाइडलाइंस हैं, यानी कि वो जनरल गाइडलाइंस हैं, वो आपको देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें इसे कैसे अप्लाई करना है. दे आर नॉट स्टैंडर्ड रूल्स. ये ऐसा नहीं है कि भाई एम्प्लॉयज़ को 1 लाख की पेमेंट मिलनी चाहिए चाहे कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो. नो, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So the management principles are a general guidelines. We have to understand them according to the organization. Question number 76. In the words of Dash, किसने बोला था? Dash means knowing exactly what men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. ये किसने बोला था? ये बोला था टेलर ने. F.W. Taylor said कि scientific management होता है knowing exactly what you want your men to do and making sure that that is done in a best and a cheapest way. So this was given by F.W. Taylor and this is the definition of scientific management. 77.
Even a small production activity like loading pigs of iron into box carts can be scientifically planned and managed. यानी कि सबसे छोटे से छोटा काम, सिंपल ये काम भी कि आपको लोडिंग करनी है, ये भी साइंटिफिकली प्लान किया जा सकता है. इससे बहुत ज़्यादा सेविंग्स होती हैं, सेविंग्स ऑफ ह्यूमन एनर्जी, वेस्टेज ऑफ टाइम, बहुत कुछ बचता है. ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये कहता है? दिस स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज एम्फेसाइज्ड इन द अबव सिचुएशन. इस सिचुएशन में साइंस नॉट रूल ऑफ थंब को एम्फेसाइज किया गया है. दैट मीन्स ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजर्स को अपनी जजमेंट पे या अपने एक्सपीरियंस पे नहीं जाना चाहिए, हर चीज़ को साइंटिफिकली प्लान करना चाहिए. सो छोटे से छोटा काम भी साइंटिफिकली प्लान किया जा सकता है. दिस वॉज गिवन इन दिस प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. दिस इज द प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर. 78. विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. अब ये देखिए, यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट और जनरल मैनेजमेंट को क्लब किया है. यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? कि हमें ऑर्डर्स सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए, ओनली वन सुपीरियर शुड गिव द ऑर्डर्स. बट इसमें से कौन सा ये प्रिंसिपल है जो इस प्रिंसिपल के वायलेट में है? वो है फंक्शनल फोरमैनशिप. रिमेंबर, फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या था कि बहुत सारे फोरमैन होने चाहिए, राइट? टेलर हैज़ गिवन 8 टाइप्स ऑफ फोरमैन. टेलर ने बोला कि 8 फोरमैन होने चाहिए जो कि वर्कर्स का ध्यान रखेंगे. सो दिस इज अ वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. द आंसर इज सी, फंक्शनल फोरमैनशिप. 79. Which of the following is most suitable example for the principle of centralization and decentralization? Out of the given option, कौन सा centralization और decentralization का suitable example है? Let's see. A. Manager should not fall in the temptation of misusing his powers. नहीं, इसका centralization से कोई लेना देना नहीं है. Panchayats in India have been given more powers to decide and spend fund. Yes, this is decentralization. यानी कि गवर्नमेंट ने पंचायत ऑफ द इंडिया को पावर दिया है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपके विलेज में फंड्स कैसे होने चाहिए. सो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन. गुड. कंपनी हैज़ अ सजेशन बॉक्स सिस्टम टू एनकरेज सजेशंस. नहीं, सजेशंस को हम सेंट्रलाइजेशन नहीं कहते या डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कहते. डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर्स देना, उनको अथॉरिटी देना. सो सी इज़ नॉट द आंसर. एंड डी, पर्सनल शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम. टाइम से भी कोई लेना देना नहीं है. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. पंचायत इन इंडिया हैव बीन गिवन मोर पावर्स to decide and spend fund for the welfare of the people in their villages. 80th. How the principles of management are formed? Principles of management कैसे बने हैं? By rule of thumb? No. By experience of customers? No. By experiments in the labs? No. ये principles बने हैं by observation and experimentation. Experiments कर करके और observations के basis पे ये principles बने हैं. What is the planning horizon? Planning horizon क्या होता है? Planning horizon होता है the time जिसमें हम प्लान बनाएंगे और उसे एग्जीक्यूट भी कर देंगे. वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड जब मैंने प्लान बनाना स्टार्ट किया और उसे एग्जीक्यूट कर दिया, इसे कहते हैं प्लानिंग हॉराइजन. सो द आंसर इज बी. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैंने आपको बताया था एमबीओ क्या होता है. एमबीओ होता है जिसमें हम गोल्स मिलके डिसाइड करते हैं. सो इट इज़ गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? गोल ओरिएंटेड है. इसमें गोल्स को डिसाइड किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डिस्क्राइब्स. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड पर्सनल्स, द कंपनी गोल्स, द फंक्शंस ईच पर्सन परफॉर्म्स. द कंपनी गोल तो नहीं होते. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, चार्ट की बात हो रही है. ये है मैनेजर, इसके नीचे ये हैं सबॉर्डिनेट्स, इसके नीचे ये डिपार्टमेंट्स हैं, इसके नीचे ये डिपार्टमेंट्स हैं. ये चार्ट होता है. तो ये चार्ट हमें क्या दिखाता है? ये चार्ट हमें दिखाता है द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड देयर पर्सनल. द आंसर इज ए. 80th. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? सबसे पहले डिपार्टमेंटलाइजेशन तो नहीं होता, उससे पहले बहुत सारे काम होते हैं. सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क. पहले तो आप टास्क डिसाइड करेंगे कि आपको क्या टास्क करना है. उसके बाद आप ड्यूटीज़ को असाइन कर देते हैं. देन वी असाइन द ड्यूटीज़ कि आपको ये टास्क करना है, आपको ये टास्क करना है. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटीज़ हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, फिर हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं और उसके बाद हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि ये आपका मैनेजर है, ये आपका सबॉर्डिनेट है, ये आपकी टीम है, वो डिसाइड करते हैं. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. आइडेंटिफिकेशन, असाइनमेंट, डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स. 84. 36 डिग्री अप्रेजल. 36 डिग्री अप्रेजल क्या होता है? अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स एन एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी इन डिसीजन मेकिंग. जी नहीं, इसका डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है. अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स एन ऑफिसर अपॉर्चुनिटी टू फीडबैक अबाउट ओन परफॉर्मेंस. ओके, अपनी ही परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक देना. ओके,
लेट्स सी। एंड ऑप्शन डी कहता है a process that provides an employee with the feedback about his or her workplace performance. Yes, the answer is D. 36 डिग्री अप्रेजल में हम एक एम्प्लॉय का फीडबैक लेते हैं बाकी सभी लोगों से, यानी कि एक एम्प्लॉय को अपने बारे में फीडबैक मिलता है इन अ 36 डिग्री अप्रेजल. सो द बी इज़ नॉट द आंसर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फीडबैक अबाउट ओन परफॉर्मेंस. क्या हम खुद को फीडबैक देते हैं? नो, दैट्स नॉट 36 डिग्री अप्रेजल. द आंसर इज़ डी, जहाँ पे एम्प्लॉय को फीडबैक मिलता है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में. 85. मैन पावर प्लानिंग. मैन पावर प्लानिंग क्या होता है? एस्टिमेटिंग द टर्नओवर, ओके, आइडेंटिफाइंग द स्किल एंड फिलिंग अप द रिक्वायरमेंट्स, ओके, डिटरमाइनिंग द जॉब्स टू बी डन, आइडेंटिफाइंग द स्किल्स एंड एस्टिमेटिंग द एग्जिट्स एंड फिलिंग द रिक्वायरमेंट्स. यस, ये होता है मैन पावर प्लानिंग. डिटरमाइन करना कि कितना टास्क है, उससे रिलेटेड क्या क्या हमें स्किल्स चाहिए, डिटरमाइन करना कि फ्यूचर में कितनी वैकेंसीज आने वाली है और फिर उन वैकेंसीज को फिल करना, इसे कहते हैं मैन पावर प्लानिंग. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. 86. इफेक्टिव मोटिवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स. मोटिवेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन में होगी, इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, से किस चीज़ की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता. क्या ये परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाता है? हाँ, ये परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाता है. सो दिस इज नॉट द आंसर. पूछा है डज नॉट, ठीक है. हेल्प रिड्यूसिंग द एम्प्लॉय टर्नओवर. येस, मोटिवेशन से टर्नओवर कम होता है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. रेजिस्टेंस टू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्या मोटिवेट करने से एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं? नहीं. सो द आंसर इज सी, इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटिंग होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अडेप्टिंग हो जाते हैं, वो चेंजेस को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें रेजिस्ट नहीं करते हैं. सो द आंसर इज ऑप्शन सी, रेजिस्टेंस टू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. 87. स्मार्ट रेफर्स टू. स्मार्ट किसकी फुल फॉर्म है? ये स्मार्ट कीप इन माइंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए होता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए. दे शुड बी स्मार्ट. स्मार्ट का क्या मतलब है? दे शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड. यानी कि हमें ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है. मेजरेबल, उस ऑब्जेक्टिव को हम चेक कर सकें कि क्या ये अचीव हुआ है या नहीं. वो अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि पॉसिबल होना चाहिए. हमें बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट नहीं करने चाहिए. रेलिवेंट होना चाहिए, आई मीन इट शुड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ. और टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी कि विद इन अ टाइम पीरियड हमें वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है. सो द आंसर इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड. 88. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज मोर कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स एट विच लेवल. साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन से लेवल पे फोकस करता था? दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये सिर्फ ऑपरेटिंग लेवल पे फोकस कर रहा था, यानी कि ये सिर्फ वर्कर्स पे फोकस कर रहा था. साइंटिफिक मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो वर्कर्स के लिए ही बने थे. सो द आंसर इज सी, ऑपरेटिंग लेवल. क्वेश्चन नंबर 89. डैश स्कूल ऑफ थॉट हैज डेवलप्ड ऑन द आइडिया दैट देयर इज नो सिंगल बेस्ट मेथड टू फाइंड मैनेजरल प्रॉब्लम. कौन सा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि मैनेजर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन नहीं है? दैट इज कॉल्ड द कंटिजेंसी. कंटिजेंसी अप्रोच कहता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल डिसाइड करना है. इफ एंड देन अप्रोच. इफ एंड देन अप्रोच होती है कंटिजेंसी. सो ये कहता है कि कोई सिंगल मेथड नहीं होता है, हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसाइड करना है कि कौन सा अप्रोच यूज़ करना है. द आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 90. डैश अप्रोच is based on the idea that organization is studied in detail and decisions are taken for each subsystem which in turn is in conformity with the total system. कौन सा अप्रोच कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे छोटे छोटे सब सिस्टम से बना है और ये सब मिलके एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं. दिस इज कॉल्ड द सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 91. मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है. एज यू नो, उसमें पोजीशंस होती हैं. सबसे पहले टॉप लेवल पे वी हैव द पोजीशंस, देन सब उसके नीचे होते हैं लेफ्टिनेंट्स, देन कर्नल्स, देन मेजर, ऐसे पोजीशंस होती हैं. सो इट इज़ अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन. 92. अ लीडर शुड हैव. लीडर के पास कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? टेक्निकल नॉलेज, एम्पैथी, इनिशिएटिव या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज. लीडर के पास ये सभी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. एंड क्वेश्चन नंबर 93, लास्ट क्वेश्चन. ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को और क्या कहते हैं? ऑटोक्रेटिक मतलब सारे के सारे ऑर्डर्स या सारी की सारी पावर एक ही पर्सन के पास है. इसे अथॉरिटेरियन लीडरशिप भी कहते हैं, यानी कि ओनली वन पर्सन हैज़ द अल्टीमेट पावर. वो दूसरों से डिसीजंस नहीं लेता है, वो अपने डिसीजंस या दूसरों के लिए डिसीजंस खुद लेता है. द आंसर इज ए, अथॉरिटेरियन.
So in this video we have covered approximately 45 to questions. I hope this is helpful to all of you. If you like, please give a thumbs up and do share in the comment section how many questions you got correct, and keep studying. Thank you so much everyone.